तो जैसे मैंने कहा ये स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस है, इसके मेनली दो पार्ट है ना। एक जो है जो हमने पहले पढ़ा है, जो एस्टिमेशन हमने जो टॉपिक पढ़े हैं, और जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमने अभी पढ़ा है सिलेबस में, तो वो था, उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक इन्फेरेंस, है ना। ये सब आप लोग जानते ही हैं, बस मैं बता दे रहा हूँ फिर भी। तो पैरामेट्रिक इन्फेरेंस, क्योंकि यहाँ पे हम पैरामीटर के बारे में बात कर रहे थे, तो हम क्या ले रहे थे कि लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल थीटा कॉमा 1। अब ये कह रहे थे कि थीटा का एस्टिमेटर क्या होगा, जैसे x बार है तो x बार कंप्लीट, सफिशिएंट, अनबायस्ड, है ना, मिनिमल सफिशिएंट, यूएमयू, ये सब चेक कर रहे थे। तो वो सारी बातें एक पैरामीटर के अराउंड हो रही थी, तो इसलिए वो पैरामीट्रिक इन्फेरेंस है। तो वहाँ पे पैरामीटर के बारे में, पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं। टेस्टिंग में भी क्या आता, थीटा इज 1 वर्सेस थीटा इज 2, इस टाइप से, या थीटा इज 0 वर्सेस थीटा इज नॉट 0। तो उसमें हम लोग पैरामीटर के अराउंड बात कर रहे थे किसी फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना। मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूशन पहले अज्यूम किया कि ये नॉर्मल है, फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर के थ्रू डिफाइन होगा। तो पैरामीटर के अराउंड वहाँ पे एस्टिमेशन और टेस्टिंग चल रहा था। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट पैरामीट्रिक इन्फेरेंस, जो हमने पढ़ा है एस्टिमेशन और टेस्टिंग। फिर अभी जो यहाँ पे आएगा, तो जो हम अभी पढ़ेंगे वो है नॉन पैरामीट्रिक इन्फेरेंस। नॉन पैरामीट्रिक इन्फेरेंस, इसमें क्या होगा, हम कभी भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम नहीं करेंगे। हम ये नहीं अज्यूम करेंगे कि सैंपल लिया नॉर्मल से या पॉइसन से या एक्सपोनेंट से, ये सब अज्यूम नहीं करेंगे। हम बस ये अज्यूम करेंगे कि एक सैंपल लिया जिसका CDF f है। अब f कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें उससे मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पैरामीटर की बात नहीं होगी, यहाँ पे पैरामीटर की बात नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी। मतलब CDF, मान लो CDF की बात होगी कि एक डेटा है तो वो नॉर्मल है कि नहीं है, या यूनिफॉर्म है कि नहीं है, इस तरह से एक्सपोनेंशियल है या नहीं है, ये टेस्ट करना होगा अगर टेस्टिंग में बात करेंगे तो। CDF का एस्टिमेटर है, तो अभी हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, EDF। तो EDF इज द एस्टिमेटर ऑफ CDF। अब हम पैरामीटर का एस्टिमेशन नहीं बात करेंगे यहाँ पे हम पैरामीटर का एस्टिमेशन ले रहे थे, लाइक x बार इज द एस्टिमेटर ऑफ थीटा, तो थीटा इज अ पैरामीटर, तो x बार जो है वो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक हो गया। अब जो हम बात करेंगे नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक के, नॉन पैरामेट्रिक एस्टिमेटर के बारे में, ये पैरामेट्रिक, एक्स बार इज अ पैरामेट्रिक एस्टिमेटर, कि वो पैरामीटर को एस्टिमेट कर रहा है। जैसे मैं कहा एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज एस्टिमेटर ऑफ CDF, किसका CDF, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हमें इससे मतलब नहीं किसका CDF है, जस्ट CDF है, वो किसी का भी CDF हो, नो डिफ, यहाँ पर कोई अजम्पशन नहीं आएगा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और जब डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम नहीं करेंगे तो पैरामीटर अज्यूम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू डिफाइन होता है, पैरामीटर के थ्रू। जैसे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं तो वो म्यू और सिग्मा स्क्वायर के थ्रू डिफाइन होगा, जब एक्सपोनेंशियल बोलेंगे थीटा के थ्रू डिफाइन होगा, जब आप पॉइसन बोल रहे हैं लैम्डा के थ्रू डिफाइन होगा। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल्स किसी डिस्ट्रीब्यूशन से लेते हैं तो वहाँ पैरामीटर को फिर उसके अकॉर्डिंग वैरी कराना पड़ेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन वैरी करेगी। अब हम क्या करेंगे, कोई सैंपल लेंगे जिसका CDF f है। अब f क्या है, CDF है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स करने की जरूरत, मतलब पैरामीटर के बारे में बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, इसलिए इसका नाम नॉन पैरामीट्रिक इन्फेरेंस है। फिर हम ये पढ़ेंगे अभी जैसे कि जो EDF है, एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो कि एस्टिमेटर है, वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है CDF का, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। इस तरह से आगे उसका मीन वेरिएंस, MSE, ये सब निकालेंगे। फिर वो इसी के बेस में हम लोग कोल्मोग्रोव स्मिनो टेस्ट है, उसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स EDF और ये जो CDF का डिफरेंस का मॉड होता है जो कि मैक्सिमम होता है, तो उसके थ्रू हम लोग डिफाइन करेंगे। तो बहुत सारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं जो कि अभी पढ़ेंगे, जैसे मैंने कहा कोल्मोग्रोव स्मिनो टेस्ट है, साइन रैंक टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट है ना, जो कि 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो इसमें पैरामीटर के बारे में कोई अजम्पशन नहीं है, पैरामीटर के बारे में डिस्कशन नहीं होगा इसमें, दैट्स व्हाई इट इज नॉन पैरामेट्रिक इन्फेरेंस, ठीक है ना। तो ये है। तो आगे आता मैं पहले इस टॉपिक से स्टार्ट करता हूं कि ये एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है ना, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने अभी कहा कि एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, है ना, शॉर्ट में इसको हम EDF लिखेंगे, कैपिटल EDF लिख सकते हैं आप, ये है। सो दिस इज एस्टिमेटर ऑफ CDF। CDF को अब हम एक, मतलब अननोन क्वांटिटी, CDF इज अननोन, तो कुछ भी हो सकता है। पहले पैरामीटर अननोन होता था, अब CDF अननोन है, तो CDF को एस्टिमेट करने के लिए एक एस्टिमेटर होगा जिसको हम EDF बोलेंगे, एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो लेट x1 x2 xn, दिस इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन विथ CDF f, जहां पे f अननोन है, वेयर f इज अननोन CDF, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे पैरामीटर की बात नहीं हो रही, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है ना। ये है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ही अननोन है, कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन है पता नहीं, वही बाद में टेस्ट करेंगे
कि ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नहीं है, यूनिफॉर्म है या नहीं है, वो टेस्ट करेंगे, जो कि कोलमोग्राफी में बहुत सारे टेस्ट है ऐसे जो कि डिस्ट्रीब्यूशन चेक करता है। उसी को गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट भी बोलते हैं, जो टेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो उसमें क्या हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो वी डिफाइन एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या अगर कैपिटल में लिखूं तो वही है एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एज, तो इसका जो नोटेशन है या तो एफ एन एक्स लिख लो, या कुछ बुक में एफ एन कैप एक्स लिखते हैं, बात बराबर है, कुछ में कैप लगाता है कुछ में नहीं लगाता है, ठीक है। सो मैं एफ एन ही लिखता हूँ, जस्ट कैप भी लगा सकते हो। सो एफ एन एक्स नोटेशन यूज़ करेंगे हम लोग एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए, जिसका डेफिनेशन आप जानते होंगे। तो इससे पहले एक वर्ड आएगा ऑर्डर स्टैटिस्टिक। जैसे जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक आपको याद होगा, ऑर्डर स्टैटिस्टिक से पीडीएफ में पीडीएफ और सीडीएफ आता है सैंपल का, तो जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक जो एस्टिमेटर है यहाँ पे वो भी एज ए एस्टिमेटर यूज होगा, वो भी एक नॉन पैरामीट्रिक एस्टिमेटर टाइप का यूज होगा, बिकॉज जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ है वो कोई डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम नहीं करता है ना। आपका सैंपल है वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से आया हो, आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ कॉमन है, फॉर्मूला कॉमन है ना, चाहे वो आप कोई भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ले लो, पीडीएफ तो कॉमन है, सीडीएफ कॉमन है, इस तरह से। सो इसमें यही है ईडीएफ और ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, यही सब एज एस्टिमेटर आता है नॉन पैरामीट्रिक में। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो पहले तो यहाँ पे मुझे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आपको पता ही होगा। सो हम लोग अज्यूम करते हैं कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि एफ इज़ अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सो वी कंसीडर, ये जो हमने लिया ना एफ, ये जो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, एफ इज़ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो जब मैं ये बोल रहा हूँ एफ एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो सैंपल हमने कंसीडर किया है वो किसी कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन से लिया है, ठीक है ना। सो x1 x2 xn is a random sample from a continuous distribution with CDF f। और तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये एक रैंडम सैंपल है तो इसके थ्रू आप ऑर्डर स्टैटिस्टिक डिफाइन कर रहे हैं, और आपको पता होगा कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में 2 रैंडम वेरिएबल इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, इसलिए यहाँ पे मैं इक्वल नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। x1 लेस देन x2 लेस देन x3 एंड सो ऑन लेस देन xn। सो दे आर ऑर्डर स्टैटिस्टिक, सो दे आर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, है ना। सो जैसे अगर इसको अगर नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे तो यहाँ जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, यहाँ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड सो ऑन, यहाँ पे nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो वी हैव n नंबर्स, है ना। अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज अगर मुझे दे दी जाए, सो वी कैन ऑर्डर देम एज पर द अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यू, तो उसको आप ऑर्डर कर पाएंगे x1 x2 x3 एंड xn, इस तरह से आ गया। तो अब मैं EDF डिफाइन कर रहा हूँ ना, एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज डिफाइंड एज, जिन्होंने कहा एफ एन एक्स लिखेंगे, सो ये होगा 0 व्हेन x इज लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट जो है ना x1 to xn है, तो बिफोर सपोर्ट 0 हो जाएगा। एंड जब स्मॉल x की वैल्यू ith ऑर्डर स्टैटिस्टिक से i प्लस 1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक के बीच है, मतलब इनडायरेक्टली एक CDF लिख रहा हूँ डिस्क्रीट वैल्यूज पे, तो i अपॉन n हो जाएगी। अगर फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के बीच है x, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 1/n। अगर x है सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स टू थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ आएगा 2/n एंड सो ऑन। तो यहाँ पे i जो हो सकता है कैन टेक वैल्यू 1 2 3 अप टू n, ये है i की वैल्यू जो होगी 1 से n तक हो सकती है। और जब x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, जो कि 1 हो जाएगा, 1 का मतलब n अपॉन n, यही ना, ये हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन है एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। इसको अगर आप ठीक से लिखे, सो कुछ बुक में इसको ऐसा भी लिखते हैं, दैट इज एफ एन एक्स एज, वो लोग लिखते हैं 1/n। अच्छा 1/n अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 0, यहाँ i, यहाँ n, ये बचेगा। सो दे राइट इट समेशन इंडिकेटर फंक्शन ओवर xi लेस देन इक्वल टू xi फ्रॉम 1 to n। यही चीज़ ऐसा भी लिखा जा सकता है, आप समझिए कैसे। तो इंडिकेटर फंक्शन आप लोग जानते होंगे, हम लोग पहले भी यूज़ किए हैं उसमें, जब हम लोग सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालते थे यूनिफॉर्म 0 थीटा के लिए, तो वहाँ इंडिकेटर फंक्शन लाइक्लीहुड फंक्शन में लिखा था। तो इंडिकेटर फंक्शन जो होता है, मान लो i a है, तो i a का मतलब ये तो 1 होगा या 0 होगा, है ना। तो अगर वेरिएबल x में लिख रहे हैं मान लीजिए
तो x अगर a में है तो 1 है, और x अगर a में नहीं है तो 0 है ना। सो दिस डेफिनेशन ऑफ इंडिकेटर फंक्शन। सो इसी के थ्रू आप इसको डिफाइन करेंगे तो इसके इक्वल ही आएगा। ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जी जी इसको सर इस वाले को समझा दीजिए एक बार। अच्छा ठीक है, FNF हाँ तो एक बार इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होगा। अगर मैं इसको n से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा जरा समझिए। अच्छा ये मैं इसको लिख देता हूं, यहाँ पे क्या है वेयर, ठीक है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो वेयर ये जो i लिखा है मैंने, एक्स आई लेस देन इक्वल टू एक्स, इसकी वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी। तो 1 कब होगी, 0 कब होगी, अकॉर्डिंग टू दिस सेट। तो यहां से क्या आएगा, ये तब होगा जब एक्स आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एक्स है, और ये कब होगा जब एक्स आई की वैल्यू मोर देन एक्स है। ठीक, चलिए तो इसको जरा समझते हैं ये आया कैसे। तो आप इधर इसको समझिए एक बार, ये इंडिकेटर फंक्शन का डेफिनेशन हो गया, उसके अकॉर्डिंग यही है, बस ए की जगह ये सेट आ गया। तो आई ओवर दिस सेट इज 1 0 1 ऑन दिस सेट 0 अदरवाइज, ये है। अच्छा आपसे अगर पूछूं, चलो इसमें मैं इसी में थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन करते हैं। आई एक्स आई लेस देन इक्वल टू एक्स समेसन आई फ्रॉम 1 टू n, इसकी वैल्यू क्या होगी आप सोचिए जरा आप। तो यहाँ से ये भी एक्सप्लेन हो जाएगा। तो ना क्योंकि यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, एन एफ एन एक्स इज इक्वल टू समेसन आई एक्स आई लेस देन इक्वल टू एक्स आई फ्रॉम 1 टू n, यही है। सो इसमें सम कर रहे हैं हम, देखिए तो कोई भी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी, यहाँ अभी समझिए आप स्मॉल एक्स कोई फिक्स्ड रियल नंबर है, ठीक है, और कैपिटल एक्स आई रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है पूरे रियल लाइन में। तो दो पॉसिबिलिटी है कि जो कैपिटल एक्स आई की वैल्यू है या तो एक्स के आगे होगी या एक्स के पीछे होगी, मतलब एक्स इज अ नंबर ऑन द नंबर लाइन समवेयर। सर वो जो एक्स आई है ना जी, एक ऑर्डर आई है ना 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 सिंपल रैंडम वेरिएबल x1 x2 xn। Okay. यहाँ पे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ पे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, यहाँ ith ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, i+1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और यहाँ पे nth ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिंपल रैंडम सैंपल है, ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ जैसे किसी एक एक्स आई की वैल्यू या तो x से ज्यादा होगी या कम होगी, यही मतलब है ना। तो अब उसके अकॉर्डिंग वैरी कराए, खुद ही सोचो आप। अगर मैं बोलूं कि इसमें ना, जैसे ये तो मैं इसके अकॉर्डिंग लिख दिया एन एफ एन, ये मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये ठीक है। इसमें अगर मैं एन से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा जरा देखिए। सो मैं ये कह रहा हूं जो एफ एन एक्स मैंने लिखा है 0 i 1 i बाई एन ना, i बाई एन 1 0 कब, when x लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, i बाई एन कब, जब ith ऑर्डर स्टैटिस्टिक से i+1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक, और 1 जब x आपका होगा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। यहाँ से n एफ एन जरा लिख के देखते हैं क्या आएगा। n से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई n, तो क्या बनेगा ये। सो ये बनेगा 0, क्योंकि n यहाँ 0 में मल्टीप्लाई करें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो x लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे ये i रहेगा, जब x की वैल्यू ith ऑर्डर स्टैटिस्टिक और i+1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक के बीच होगा, और ये आपका जब मल्टीप्लाई करोगे n से तो ये n हो जाएगा, है ना, क्योंकि n बाई n है ये 1। तो यहाँ x जब मोर देन इक्वल टू है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ठीक। अब देखो जरा यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जब x की वैल्यू ith ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और i+1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक के बीच है तो वैल्यू i है। इसको हम एलेबोरेट भी कर सकते हैं हम लोग, इसको अगर लिखते तो जैसे 0 when x लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, 1 when x इज बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक, 2 when x इज बिटवीन सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, एंड विल कीप गोइंग until n
व्हेन एक्स इज मोर देन, या जैसे n-1 जब x n-1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक से nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, एंड ये हो जाएगा जब x मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक। अब आप ये इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे इसके थ्रू कि ये -∞ है, ये +∞ है, बीच में मान लो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, एंड मान लो यहाँ पे nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक है। ठीक, x तो कहीं भी हो सकता है। तो आप खुद सोचो कि मान लो x मेरा यहाँ पे, अभी अज्यूम करते हैं कि x इज लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो वैल्यू कितनी आई? 0। क्यों 0 आई? क्योंकि i की वैल्यू 0 है। अब इससे कनेक्ट करते हैं इसको, तो इसको बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये चीज वही है जो ये है, बस ये मैं अभी जस्टिफाई करूंगा कि ये वैल्यू, ये वही वैल्यू है समेशन, ये दिस इज द सेम। अब ये निकाला एक तरीके से, ये है, और एक तरीके से वहां निकाला हुआ है, बस उसको जस्टिफाई करना है क्यों सेम है ना। तो अब यहां समझिए कि मैं कह रहा हूं x जो है ना, वो सिंपली आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, वो मुश्किल नहीं है। x1 x2 xn ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, मैं कह रहा हूं x यहां पे है, x यहां पे है। तो अब आप खुद सोचो कि हमने ये लिखा हुआ है कि i इंडिकेटर फंक्शन, i मतलब इंडिकेटर फंक्शन, कुछ जगह 1 भी लिखा रहता है, यही चीज। सो xi लेस देन इक्वल टू x, या तो 1 होगी या 0 होगी। 1 कब होगी? जब किसी रैंडम वेरिएबल की, नॉट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, जब किसी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू उस x है उससे ज्यादा है, तब जाके 1 रखेंगे इसकी वैल्यू, नहीं तो 0 रखेंगे। तो अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि जैसे हमने x कहां पे लिया है, तो ये तो n रैंडम क्या है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स उन्हीं में से बनता है जो रैंडम सैंपल है। तो अगर x मेरा यहां पे है, तो मैं पूछता हूं कि इस समेशन की वैल्यू क्या आएगी? आपको क्या लगता है? ये इंडिकेटर फंक्शन का सम ईच टाइम कितना आएगा? मतलब i को 1 रखता हूं एग्जांपल के लिए, x1 लेस देन x, i को 1 रखा, i को 1 रखता हूं, फर्स्ट ऑर्डर रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा हूं मैं। सो फर्स्ट रैंडम वेरिएबल x1, रैंडम वेरिएबल बोलूंगा तो xi, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बोलूंगा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो ब्रैकेट 1 वाला, और जब रैंडम वेरिएबल बोल रहा हूं तो सिंपल x1। ठीक है, तो ये फर्स्ट रैंडम वेरिएबल x1 लेस देन x, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बताओ वैल्यू 0 होगी कि 1 होगी? x1 लेस देन x, क्या लगता है आप लोगों को? 0। सिमिलरली x2 लेस देन x क्या होगा? वो भी 0। x3 लेस देन x, वो भी 0। x4 लेस देन x, क्योंकि दो ही, या तो 1 होगी या 0 होगी। तो आपको ईच रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग देखना है। तो ये क्या कह रहा है? जब वैल्यू x से कम है तो 1 लेना है, और जब वैल्यू ज्यादा है तो मतलब है ना, xi लेस देन इक्वल टू x है तो 1 लेना है, और अदरवाइज हमने क्या लिया? 0 लेना है। ठीक है, तो हमारे पास तो xi, सारे xi तो इधर है ना, क्योंकि ये जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वही तो रैंडम वेरिएबल्स हैं, बस ऑर्डर हो गया है ना। हो सकता है ये फर्स्ट रैंडम वेरिएबल हो, ये सेकंड रैंडम वेरिएबल, ये थर्ड रैंडम वेरिएबल, ये फोर्थ। अब जानते हैं ना कैसे बनता है, जस्ट फंक्शन ही तो है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल। तो ईच रैंडम वेरिएबल राइट साइड में है, तो ईच रैंडम वेरिएबल एक से ज्यादा है, तो सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जब आप सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाना है। क्यों? क्योंकि मैंने x को फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के पीछे रखा हुआ है। मैं क्या जस्टिफाई कर रहा हूं? मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं ये जस्टिफाई कर रहा हूं कि इसकी वैल्यू वही आएगी जो ये आई हुई है। बस मैं ये प्रूव करूंगा कि ये वही चीज है जो ये है, इक्वल दिखाने के लिए। ठीक है, सेकेंड केस में मैं x को यहां पे लाता हूं, अब इसको हटा देते हैं। अब आप सोचिए, यहां मेरा x है, अभी सपोज, मतलब मैं दूसरा केस ले रहा हूं कि जब x मेरा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक और सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक के बीच है। ठीक, तो आप खुद सोचो कितने रैंडम वेरिएबल होंगे, रैंडम वेरिएबल्स होंगे जिसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 आएगी, और कितने होंगे जिसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 आएगी? आप खुद देख के बता सकते हैं। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1 के करस्पॉन्डिंग 1 आएगी और बाकी के 0 आएगी। तो सम कितना हो जाएगा? 1, है ना, क्योंकि सम कर रहे हैं ना, यहाँ सम लगा रहे हैं i फ्रॉम 1 to n। तो x1 है करस्पॉन्डिंग, i की वैल्यू मान लो 1 आ गई,
एक रैंडम वेरिएबल करस्पॉन्डिंग 1 आएगी, बाकी सभी करस्पॉन्डिंग 0 आएगी, क्योंकि एक रैंडम वेरिएबल होगा जो x के पीछे है, तो एक रैंडम वेरिएबल है जो x के पीछे है, बाकी सब आगे है तो 0 हो जाएगी। तो सिमिलरली आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। तो ये जस्टिफाई हो गया कि कैसे इक्वल है दोनों, ये हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा, अब मैं x यहाँ फिक्स कर देता हूँ, थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक के बीच। अब आप बता पाएंगे, तो अब आप देखेंगे कि 2i की वैल्यू दो रैंडम वेरिएबल करस्पॉन्डिंग 1 1 आएगी, अब बाकी करस्पॉन्डिंग 0 आएगी, तो सम कितना हो जाएगा 2। तो आपको समझ आ रहा होगा क्या हो रहा है, ठीक है। एंड सिमिलरली n आ जाएगा एट द एंड जब x मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, ठीक है जी। तो यहां से मैंने क्या बताने की कोशिश किया है कि ये दोनों सेम है, कौन सा है ना, ये वैल्यू हमने वो निकाला, तो मतलब ये और ये सेम है, या मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो यही चीज़ है, या मैं यहाँ बोलूँ आपको कि ये जो मैंने n लिख रखा है ना, ये जो n fn है ये सेम ही है, मतलब जो लिख रहे थे ना n fn x, ये वही है जो xi लेस देन इक्वल टू x है i फ्रॉम 1 to n, ये मैं अभी जस्टिफाई कर रहा था, ठीक है जी। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इंडिकेटर, क्या बोलूं इसको मैं, फंक्शन वेरिएबल। अभी के लिए मान लो ये रैंडम वेरिएबल है, so, हाँ है ना जी। सो आई ऑफ एक्स आई लेस देन इक्वल टू एक्स, सो अभी के लिए हम मान लेते हैं ये कोई रैंडम वेरिएबल है, इसका कुछ नाम रख दो, चलो मैं सिर्फ आई लिख के चलता हूं, तो अगर सिर्फ आई लिख रहा हूं मतलब ये रैंडम वेरिएबल है ना। सो आई ऑफ आई मान लो, मतलब एक्स आई रैंडम वेरिएबल करस्पॉन्डिंग, तो ये या तो 1 वैल्यू लेगा या 0 लेगा। तो आप जानते हैं कोई भी रैंडम वेरिएबल जिसका सपोर्ट सिर्फ 0 1 है वो बर्नौली ही होगा, और कोई दूसरा नहीं हो सकता। सो एनी रैंडम वेरिएबल व्हिच हैज सपोर्ट 0 1 इज बर्नौली, बर्नौली हैज सपोर्ट 0 1 इफ एंड ओनली इफ हो गया है ना। सो एनी रैंडम वेरिएबल विथ सपोर्ट 0 1 इज बर्नौली एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये कब है, एक्स आई लेस देन इक्वल टू एक्स, और ये कब है जब एक्स आई मोर देन एक्स। तो ये जो आई ऑफ आई लिखा है मैंने, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है बर्नौली, मान लेते हैं अभी के लिए P। तो आप बताइए व्हाट इज दैट P, ये P क्या है, बर्नौली P। सो व्हाट इज दैट P, वैल्यू प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सो व्हाट इज सक्सेस, हाँ, तो सक्सेस का मतलब होता है कि ये जो आई ऑफ 1, और ये 1 कब आएगा आपका, जब कैपिटल एक्स आई लेस देन इक्वल टू एक्स, CDF है, और ये P कुछ और नहीं CDF ऑफ x है, और चूंकि x1 x2 x3 xn IID रैंडम वेरिएबल है, सबका CDF सेम ही है, तो कहने का मतलब P इज द CDF एक्चुअली। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो रैंडम वेरिएबल्स का आई मैंने नाम रख दिया है, दिस इज एक्चुअली बर्नौली fx, ठीक। अब इसी का हम समेशन लिया था हमने अभी, मैं एक्चुअली इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव कर रहा हूं, किसका, इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव कर रहा हूं। तो अभी हमने ये कहा कि दिस रैंडम वेरिएबल इज एक्चुअली बर्नौली P, वेयर P इज द CDF ऑफ द सैंपल, है ना, CDF ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये है, अब समेशन लगा देते तो आप जानते हैं, और x1 x2 xn दे आर IID, मतलब इंडिपेंडेंट भी है, तो I1 I2 I3 I4 IN भी इंडिपेंडेंट है। तो इससे क्या समझ आया आपको, इससे हमने ये देखा कि ये जो आई फ्रॉम 1 to n, जो कि एक्चुअली ये है इंडिकेटर फंक्शन एक्स आई लेस देन इक्वल टू एक्स आई फ्रॉम 1 to n, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जो कि एक्चुअली NFN था, है ना, जो कि एक्चुअली NFN है, यही है NFN, इसी को मैंने भी दिखाया कि NFN है, FN जहाँ पे एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो अच्छा, क्वेश्चन से मैं थोड़ा क्लियर तो आसान रहेगा ना, चलिए ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, उससे पहले यहाँ तक देख लेते हैं। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ आई। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो बर्नौली, जैसे मैंने कहा ना, ये जो है दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली fx, तो इसका जब सम ले लेंगे, सम ऑफ आई फ्रॉम 1 to n, सो दिस आप सब जानते हैं ना, बर्नौली का सम बाइनोमियल होता है, इंडिपेंडेंट बर्नौली का सम इंडिपेंडेंट तो है ही, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल n, fx, सही है।
तो यहाँ हमारा जो क्या बोलते हैं, पहले जो पैरामीटर होता था अब वो CDF है, और जो एस्टिमेटर टी लेते थे हम लोग वहाँ पे या थीटा कैप लेते थे, अब वो एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, वो एस्टिमेटर है। और जिसको एस्टिमेट कर रहे हैं वो CDF है। तो ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल n कॉमा fx। ठीक है, ये है मेरे पास। तो यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए। सो हमने ये दिखाया कि fn(x) एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है किसी रैंडम सैंपल का, मतलब CDF का एक्चुअली, और देन n fn(x) विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन दिस। तो इसको एज अ थ्योरम लिख देता हूं मैं। तो एट द कंक्लूजन तो मैं सीधा एज अ थ्योरम लिख देता हूं कि x1 x2 xn is a random sample with CDF f, where f is a continuous CDF, है ना, where f is continuous on R, मतलब continuous random variable की बात कर रहे हैं। let fn(x) is empirical distribution function of fx या estimator of fx, then तो पहला पॉइंट जो हमने अभी कंक्लूड किया है ये कि n fn(x) विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n कॉमा fx। ठीक है जी, तो यहां से आप खुद ही बता सकते हैं, ये एक एस्टिमेटर है fn(x). सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ fn(x), है ना, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ fn(x। कैलकुलेट कीजिए, आसान है, बताइए। एंड ये बोल रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं कि fn इज एस्टिमेटर ऑफ f। जो fn है वो एस्टिमेटर है f का। n क्या है, सैंपल साइज। को बताइए जिनको समझ आ रहा है। फोर्थ, व्हाट इज द बायस ऑफ fn(x)। ये इजी है, आप इजीली बता पाएंगे। व्हाट इज द मीन स्क्वायर एरर ऑफ fn(x)। वन बाय वन बताइए, आप लोग कैलकुलेट कीजिए, बताइए। फर्स्ट पार्ट से ही सारा आ जाएगा, फर्स्ट fx, है ना। तो ये CDF आ गया। तो इससे ये समझ आया कि जो एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है CDF का, है ना। जो एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ CDF। सेकंड क्या आएगा 1/n fx into 1 minus जी, 1/n fx इंटू 1 माइनस fx, ये आ गया आपका। थर्ड तो पता ही है क्योंकि अनबायस्ड एस्टिमेटर था। तो यहाँ आपका जो पैरामीटर जो हम लेते थे वो अब fx है, और जो एस्टिमेटर है वो fn(x) है। तो सेम जैसे एक्सपेक्टेशन t माइनस थीटा करते हैं ना वहाँ पे, तो यहाँ होगा एक्सपेक्टेशन fn माइनस f, तो fn पे लगेगा, तो ये 0 आ जाएगा। MSE क्या होगा, वेरिएंस के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि MSE तो 0 हो गया, तो ये आ जाएगा fn(x) या fn जस्ट लिख लो, यही आ जाएगा 1/n fx इंटू 1 माइनस fx। एक दो और थ्योरम लिखा देता हूँ फिर मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। जैसे एक थ्योरम और कहता है कि ये जो, या इसी पार्ट को कंटिन्यू करूँ, चलो पार्ट में लिख देता हूँ। तो जो 6th पार्ट होगा, 6th पार्ट कहता है कि fn(x) कन्वर्जेज ऑलमोस्ट श्योरली टू fx, और चूंकि ऑलमोस्ट श्योरली स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, तो दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू fx ऑल्सो। एंड अगर ये प्रोबेबिलिटी में जा रही तो आप जानते हैं कि दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू fx ऑल्सो। ठीक, और सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी आप यहाँ लगा पाएंगे, इनटू √n, है ना। ये क्या होगा जी, दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू व्हाट, नॉर्मल 0 fx 1 minus fx। जी, है ना, नॉर्मल 0 fx इंटू 1 माइनस fx। ये है, ऐसा है। या इसको आप डिवाइड करते, इसी को दूसरे तरीके से नॉर्मली आप लोग लिखते हैं कि
एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 1/n एफ एक्स। अब दिक्कत क्या है, देखो यही सब ऑप्शंस बन के आते हैं, आपको दिया होगा एफ एन एक्स इज द ईडीएफ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू और फॉल्स, तो यही सब ऑप्शंस बन के रहेगा, आपको ट्रू फॉल्स टिक करना है। ये अभी क्वेश्चंस करेंगे, इस तरह क्वेश्चन आए भी है। तो दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1। ठीक है, एक और रिजल्ट है, मैं लिख देता हूँ 10th, इसको क्या बोलते हैं, गैल्वानो कैंटिली थ्योरम, ऐसा कुछ नाम है ना, देखना पड़ेगा स्पेलिंग क्या है। वो ये कहता है कि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मॉड इंटू रूट एन, ये होता है, दिस कन्वर्जेज ऑलमोस्ट श्योरली टू 0। तो रूट एन क्यों लिया है, बिना रूट एन का भी हो जाएगा, है ना, रूट एन के साथ, बिना रूट एन के साथ, देखता हूँ 1 मिनट। तो जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ ये गिबॉन्स एंड चक्रवर्ती वाली बुक है, तो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस इसका हेडिंग है, गूगल करोगे पीडीएफ मिल जाएगा। तो इसका इसने यहाँ पर नाम एस एन रखा है ना, ये जो समेसन में लिखा था उसका नाम उसने एस एन रखा, एन एफ एन का नाम नहीं, अच्छा एस एन की बजाय एस एन यूज़ किया है। एस एन इज़ द एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इस बुक में। फॉर एनी रियल एक्स एस एन इज़ अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, नहीं रूटेन नहीं है, बिना रूटेन का ही है, ठीक है ना। जो मैं कह रहा था ना, रूटेन की क्या ज़रूरत है ना। तो ये कह रहा है कि इसका नाम है ग्लीवेन्को कैंटिली थ्योरम, मैंने क्या लिखा है, ग्लीवान, तो इसका जो नाम है ये है ग्लीवेन्को कैंटिली थ्योरम, है ना। सो ये कहता है कि सुप्रीमम वैल्यू ऑफ दिस व्हेन x बिलोंग्स टू r एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, दिस कन्वर्जेज ऑलमोस्ट श्योरली टू 0, ये कन्वर्जेज विथ प्रोबेबिलिटी 1, कन्वर्जेज टू 0 विथ प्रोबेबिलिटी 1। बाकी ये तो आपने देखा ही सेंट्रल लिमिट थ्योरम वाला। एक और दे रखा है इन्होंने, अगर इसी को मैं कंटिन्यू करूं तो 11th पार्ट है, ये प्रॉपर्टीज इसका लिख रहा हूं। 11th पार्ट कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ, टी एन क्या लिखा है, सो नोटेशन इसमें अलग है, जो मैंने नोटेशन यूज़ किया वो अलग है, इसका नोटेशन अलग है। सो टी एन इज द समेशन, अच्छा एन एफ एन को इसने टी एन लिखा है, ठीक है। जो एन एफ एन मैंने लिखा था ना वो टी एन लिखा है। तो ये कहना चाह रहा है कि अभी जैसे टी एन एक्स, इसका मतलब है एन एफ एन एक्स, इसने नोटेशन यूज़ किया है ना, और जो टी एन वाई होगा ये क्या होगा, एन एफ एन वाई, ये है टी एन, ये है एन एफ एन एक्स, टी एन वाई, एन एफ एन वाई, ठीक है। नोट जस्ट मैं नया लिख रहा हूँ, तो बता रखा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एन एक्स इंटू टी एन वाई, है ना, जो कि आप अगर दूसरे तरह से लिखेंगे तो मतलब ये अगर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, अच्छा एफ एन एक्स इंटू एफ एन वाई, यही है ना। तो ये किसके इक्वल है, ये फॉर्मूला कहता है कि ये आपका आएगा, सो दैट इज इक्वल टू एन इंटू सी डी एफ प्लस एन इंटू एन माइनस 1, है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो एन इंटू एन माइनस 1 एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है। और ये कब है, फॉर एक्स लेस देन वाई, ठीक है, क्योंकि एक्स मोर देन वाई होगा तो वो ऐसा चेंज हो जाएगा। तो दिस इज फॉर एक्स लेस देन वाई, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ हम ये लिख रहे थे टी एन देसी, अगर इसी में आप चाहे तो इसको अगर आप जैसे एन स्क्वायर बाहर निकाल लो, यही था ना, सो एन स्क्वायर अगर आप बाहर निकाल लो दैट इज, तो इसी को मैं अगला पार्ट कर देता हूँ 12th पार्ट। सो व्हाट विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ
एफ एन एक्स इंटू एफ एन वाई क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर जस्ट बाहर आकर डिवाइड कर देगा इसको, तो डिवाइड कर देगा तो क्या बनाएगा 1/n एफ एक्स प्लस एन माइनस वन अपॉन एन, नहीं यहाँ पे होगा एन स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं ना हम, क्योंकि ये एन स्क्वायर बाहर आएगा और राइट साइड चला जाएगा, डिवाइड कर देगा इसको, सो डिवाइड कर देगा तो एक एन खत्म -1/n जी, n-1/n एफ एक्स इंटू एफ वाई, और ये तब है जब x लेस देन y है। सो ये फॉर्मूला है। अब इससे आप ये भी बता सकते हैं, सो आपसे अगर पूछा जाए अगला 13th पार्ट कि व्हाट इज द को एक्स जी एक्स ग्रेटर देन वाई की क्या होगा? वाई एक्स इंटरचेंज कर दीजिए, सर है ना, इंटरचेंज हो जाएगा जस्ट, क्योंकि x लेस देन y, जब आप कह रहे हैं y लेस देन x है तो y को x को y कर दीजिए, हो गया इस तरह से। मतलब यहाँ y आ जाएगा जो आप कह रहे हैं ना उस केस में कि अगर x मोर देन y होगा तो क्या होगा, तो यहाँ आएगा एफ वाई, यहाँ एफ एक्स एफ वाई तो रहेगा ही क्योंकि ये तो इंटरचेंज को दिक्कत, यहाँ एफ वाई आ जाएगा, ये है। क्योंकि वही केस हो जाएगा ना, अगर एक्स वाई इंटरचेंज कर देंगे तो वही आ जाएगा जो आप कह रहे हैं y लेस देन x, तो यहाँ y कर दीजिए, हो जाएगा। ओके तो यहाँ से कोवेरिएंस बिटवीन एफ एन एक्स एंड एफ एन वाई क्या आएगा जरा बताइए सिंप्लीफाई करके आप लोग। अगर मुझे प्रोडक्ट का पता, अलग अलग एक्सपेक्टेशन पता ही है कि एफ एन एक्स का जो एक्सपेक्टेशन है एफ एक्स है, एफ एन वाई का एक्सपेक्टेशन एफ वाई है, तो कोवेरिएंस क्या आएगा सिंप्लीफाई करके बताइए इस फॉर्मूले को यूज करके। सो व्हाट इज द कोवेरिएंस बिटवीन एफ एन एक्स एंड एफ एन वाई? नोटबुक लिख के फिर बताइए। यस सर 1/n एफ एक्स -1/n एफ एक्स इंटू एफ वाई। अच्छा एफ एक्स इंटू एफ, बाकी लोग वेरीफाई कीजिए क्या आपका भी यही आ रहा है क्या। सिंपल है क्योंकि जस्ट घटाना क्या है, ये तो रहेगा ही, दिस माइनस ई एफ एन ई एफ एन एस ई एफ एन वाई, तो ई एफ एन मतलब क्या एफ एक्स एफ वाई घटाएगा बस, एफ एक्स एफ वाई घटा देंगे, सो एफ एक्स एफ वाई घट जाएगा बस। अच्छा तो यहाँ पे जस्ट -1 हो जाएगा, तो n -1 अपॉन n -1, तो -1/n हो गया, ठीक है, हाँ तो ईजी हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो अभी हमने बस आपको डिफाइन किया कि एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता क्या है, और उसके हमने 13 प्रॉपर्टीज लिखे हैं, ये 13 था ना, सो ये प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे लिखा है इसका जस्ट। यहाँ भी एक्स लेस देन वाई होगा ना? हाँ जी जी जी, ये x लेस देन वाई के लिए है, वरना वो फिर चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने इसको यूज़ किया ना, तो फॉर x लेस देन वाई, मतलब y लेस देन x होगा, फिर से यहाँ y आ जाएगा, यहाँ वही रहेगा बस y आ जाएगा। अगर जब हम लिखेंगे कि x मोर देन y पे क्या होगा तो यहाँ y आ जाएगा, एफ वाई एफ एक्स एफ वाई, बस x y इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, आइए इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं कई सारे, तो वो देखते हैं। जैसे एक सिंपल सा पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिखता अभी के लिए समझाने के लिए कि लेट x1 x2 x3 x4 बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म 0,4, मान लीजिए ऐसा है, ठीक। अब क्या होगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ x1 x2 x3 एंड x4 आर, मान लो अभी के लिए 2 2.5 3 3.5, या ज़रूरी नहीं कि इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगा, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 3 1 है ना, 4 इस तरह से मान लो, 4 लेना ठीक नहीं रहेगा ना, 2 3 1 2 मान लो, लेकिन हमें 4 डिफरेंट वैल्यू लेता हूँ सही रहेगा, तो फिर वो हो जाएगा। तो 2 3 1 और एक मान लो यहाँ चलो 2.5 मान लो, ऐसा ले लिया, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ है। देन राइट एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ
दिस डेटा या फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मुझे यहाँ एफ एन एक्स लिखना था, एन था यहाँ 4 है, तो यहाँ पे जो एफ एन एक्स होगा ये क्या होगा देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ऑब्जर्व्ड वैल्यूज गिवन है, सो हमें x1 गिवन है 2, x2 इज 3, x3 यहाँ अगर रेस्पेक्टिवली लिख सकते हो आगे, x3 इज 1, x4 इज 2.5। तो पहले आप क्या करेंगे, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो x ऑर्डर 1 मतलब इसमें जो स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है 1, x ऑर्डर 2 सेकेंड स्मॉलेस्ट 2, x ऑर्डर 3 थर्ड स्मॉलेस्ट 2.5, फोर्थ स्मॉलेस्ट होगा 3, यही है। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, तो हमने ऐसा कहा ना कि 0 होगा अगर x लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मतलब 1, ये 1/4 होगी, क्या था 1/n था ना, तो n यहाँ 4 है, सो x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक। 2/4 होगी जब x की वैल्यू मोर देन सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक लेस देन थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक। 3/4 होगी जब x की वैल्यू मोर देन थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक एंड लेस देन फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक। एंड 1 हो जाएगी जो कि 4/4 है, 1 हो जाएगी व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो ये EDF हो गया इस डेटा के लिए। तो मतलब चूंकि ऑब्जर्व्ड वैल्यूज गिवन है तो मुझे एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू की वैल्यूज पता है ना, ये है। ये इसकी जरूरत पड़ेगी अभी कोलमोग्राम स्पिनो टेस्ट में, इसकी जरूरत पड़ेगी ना, तो उसमें ये जरूरत पड़ती है। तो ये लिख दिया। और क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आए होंगे, अगर एग्जाम के क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं तो अच्छा, उसके लिए मुझे यहाँ पे तो ड्राइव मैंने ओपन कर नहीं रखा है, तो मैं इसमें ओपन करता हूँ 1 मिनट। अभी हमने बस ये पार्ट डिस्कस किया, मैं असाइनमेंट ओपन करता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। देखते हैं EDF में क्वेश्चन कैसे ऐसे आए हैं। तो तो काई स्क्वायर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का है, उस पर आते हैं। तो ये सिंपल, ये सब कुछ अलग भी है, काई स्क्वायर का है ये इधर, ये तो पैरामेट्रिक वाले क्वेश्चन डाल रखा है, ये मल्टीवेरिएट का डाल रखा है गलती से, ये पैरामेट्रिक का है। ये एक है ना कोल, यहाँ पे एम्पिरिकल फंक्शन है कोलमोग्राम स्पिनो टेस्ट का है ये। जैसे अभी के लिए आप देखेंगे, अभी जो पार्ट हमने डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग आप ये वाला देख सकते हैं, सी वाला पार्ट। अभी चेक कीजिए, ये 2021 वाला क्वेश्चन है ना, तो जो हमने अभी डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग क्या क्या कर पाएंगे। अभी हमने जो पार्ट डिस्कस किया है ये तो मैंने एज अ थ्योरम लिखा है, ये जो लिखा हुआ है ना इनडायरेक्टली, ये वही स्टेटमेंट है जो मैंने अभी लिखा था कि मैक्सिमम ऑफ या सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू R fn x माइनस एफ एक्स मॉड कन्वर्जेज ऑलमोस्ट श्योरली टू। कहने का मतलब ये है कि जो ए पार्ट लिखा हुआ है ना, ये उसका स्टेटमेंट है, जो ग्लिवेंको कैंटिली थ्योरम है उसका स्टेटमेंट है। ये लिखा था ना, कन्वर्जेज टू 0 ऑलमोस्ट श्योरली, ऑलमोस्ट श्योरली मतलब विथ प्रोबेबिलिटी 1। तो ये दिस इज द ऑलमोस्ट श्योरली कन्वर्जेंट डेफिनेशन, हाँ जो लिखा हुआ है ना, हाँ एग्जैक्टली दिस इज डेफिनेशन ऑफ ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, यही था ना ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस में कि लिमिट 1 हो जाएगी, तो यही तो लिख रहा है कि ये एन सेम है। तो पूछा गया है एक्स एन बी एस सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल हैविंग
कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिस, जहाँ एफ एक्स जीरो है, एक्स लेस देन ए, एफ एक्स बिटवीन जीरो एंड वन फॉलो एफ एक्स वन मोर देन इक्वल टू बी, मतलब सपोर्ट ए से बी है इसका, जिस भी सी डी एफ है। एस एन एक्स बी द एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो जो नोटेशन मैंने एफ एन एक्स आपको लिखाए हैं इस क्वेश्चन में वो नोटेशन एस एन एक्स है, और ये एस एन एक्स ही एक्चुअली उस बुक में है, जो मैं बुक का नाम बताया गिबॉन्सन चक्रवर्ती की जो बुक है नॉन पैरामेट्रिक इन्फेरेंस, उसमें यही नोटेशन है एस एन वाला, जो कि क्वेश्चन में यूज़ हुआ है। तो एस एन एक्स यूज़ किया है, बोला एस एन एक्स एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है बेस्ड ऑन एट एक्स बेस्ड ऑन दिस सैम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। तो ये तो ग्लिवेनको कैंटिली थ्योरम है, पहला स्टेटमेंट तो ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड वाला देखिए ध्यान से, ये वही है जो मैं अभी लिखा रहा था आपको कि एफ एन एक्स सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है। सो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन क्या था, रूट अंडर एफ एन, अच्छा यहाँ पे एफ एन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू इसकी कितनी होती है एफ एन एक्स की, एफ ही तो है, कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू दिस, कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू दिस, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ ऐसा लिखा है एफ एन एक्स वन माइनस एफ एन एक्स अपॉन एन, ये जो बाहर रूट है ना वो यहाँ आ गया, तो ये कहना चाह रहा है दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम का ये स्टेटमेंट लिखा है। तो यस, इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो होगी वो यही होगी, तो दिस इज ओके, ये दिस इज नॉर्मल 0 1। तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम को ही थोड़ा मॉडिफाई किया जस्ट, मतलब सेंट्रल लिमिट थ्योरम को ही, जो ये स्टेटमेंट है इसी को ऐसे लिखा है कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू दिस, तो यहाँ जेड क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो जो थ्योरम लिखा है सेंट्रल लिमिट थ्योरम वाला वही है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी एक थ्योरम है। तो मैं चाहूँ इसको अलग से लिखा दूंगा, चाहो तो यहाँ पे ना 13 पॉइंट लिखा है, 14th पॉइंट लिखा दूंगा इसमें, जो ये लिख रहा था ना हम लोग अभी ये वाला पार्ट, तो यहाँ मैंने एफ एक्स लिखा है, इनफैक्ट दिस ऑल्सो होल्ड, ये थ्योरम है, तो मैं अगर इसी को ऑल्सो लिखा दूँ यहाँ पे आगे कुछ नया पार्ट लेके लिखा दो, है ना, ऑल्सो कि एफ एन एक्स, अभी सब प्रूफ बुक में मिलेगा, चूंकि प्रूफ रूट अंडर 1/n एफ एन एक्स है, still it will converge in distribution to normal 0 1। मतलब ये थ्योरम के स्टेटमेंट, ये जो क्वेश्चन है सीधा सीधा थ्योरम का स्टेटमेंट उठा के उन्होंने ऑप्शंस बना दिए हैं जिन्होंने पेपर बनाए हैं ना बुक के, ये ग्लिवेनको कैंटिली थ्योरम में सेंट्रल लिमिट थ्योरम में फिट किया है उसको। अभी कोवेरियंस आपने अभी निकाले थे, देखिए सही है क्या ये, सही है सर, तो ये भी ट्रू हो गया Wrong इसका है। मतलब, है ना, तो इसका मतलब ये भी ट्रू हो गया, Wrong है सर, फॉल्स है। देखिए यहाँ पे अगर x लेस देन y डिफाइन नहीं किया है वहाँ पे। अच्छा अच्छा हाँ, तो इसको अगर आप लेफ्ट कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एफ एन एक्स, अगर हाफ है ना 1/n कॉमन लेंगे एफ एक्स 1 माइनस एफ वाई, ओके ओके, इसका मतलब है कि एक्स लेस देन वाई के लिए था ये, यहाँ पे क्या है, अच्छा इन्होंने लिखा नहीं है, हाँ इन्होंने तो कहा नहीं कि एक्स लेस देन वाई है, यहाँ पे द कोवेरियंस बिटवीन एस एन एक्स एंड एस एन वाई इज दिस फॉर ऑल एन मोर देन इक्वल टू 2 एंड फिक्स्ड एक्स वाई बिटवीन 0 एंड 1, ओके, तो एक्स लेस देन वाई के लिए तो ट्रू है, लेकिन एक्स लेस देन वाई बोलना चाहिए, अगर एक्स लेस देन वाई नहीं है तो क्या होगा, एक्स वाई इंटरचेंज हो जाएगा, एक्स मोर देन वाई के लिए वो हो जाएगा कोवेरियंस बिटवीन दिस एंड दिस। अच्छा मुझे ये बताइए एक्स वाई के बीच का कोवेरियंस और वाई एक्स के बीच का कोवेरियंस क्या होता है, सेम होता है डिफरेंट होता है, सेम होता है। Same। तो कोई फर्क पड़ेगा, नो सर, जैसे मान लीजिए एक्स लेस देन वाई के लिए ये है, सर और- वैसे भी लास्ट वाला गलत ही होगा, अच्छा क्योंकि उसमें बोला है कि सेंट्रल का स्क्वायर, वो तो सेंट्रल नहीं बनेगा क्योंकि वेरिएंस से डिवाइड नहीं किया है वो लोग। हाँ अच्छा एक मिनट, लेकिन यहाँ 4n टाइम ले रहा है ना, इसमें कौन सा क्वेश्चन है ये, सेवेंथ आंसर क्या है जरा देखते पहले, सेवेंथ का इन्होंने आंसर लगाए हैं सी, सी इज द फॉल्स स्टेटमेंट, अच्छा इसका मतलब सी ही फॉल्स है, डी सही है, डी थ्योरम है अगेन, सही कह रहे एक्स लेस देन वाई के लिए, मैं वही पूछ रहा हूँ, अगर मतलब बताओ, चलो इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। अभी हमने ये डिसाइड किया कोवेरियंस बिटवीन एफ एन एक्स एफ एन वाई कितना आएगा, 1/n fx 1/n, वो जैसे इन्होंने बताए थे हमें, ये बताया था अभी इन्होंने जो बताया था ना, कब
हमने जो डिराइव किया वो इसके लिए डिराइव किया, मतलब हमने जो अभी डिराइव किया वो इसके लिए डिराइव किया था। जरा चेक करते हैं कि अपोजिट केस तो 1, इसमें कॉमन भी आप निकाल सकते हैं एफ एक्स, सो 1 माइनस एफ वाई, यही ना, फॉर एक्स लेस देन वाई। अच्छा, अगर कोवेरियंस वाई एक्स लिखेंगे तब भी सेम रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है एक्स मोर देन वाई के लिए आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। ये तो ठीक है, आप कोवेरियंस लिखो एफ एन वाई या एफ एन एक्स, रहना तो सेम ही है ना, क्योंकि एक्स वाई और वाई एक्स की भी सेम नहीं है, वहाँ ठीक है। लेकिन जब इंटरचेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अभी चलो रहने दो, अभी तो ये है कोवेरियंस बिटवीन एफ एन एक्स एफ एन वाई। अब मैं अगर पूछूं इसमें सेम चीज इसके लिए फॉर एक्स मोर देन वाई, तो क्या काम है, इंटरचेंज कर दो एक्स वाई को, क्योंकि जो छोटा है वो यहाँ आएगा, जो बड़ा है वो यहाँ आएगा। पहले वाले है एक्स लेस देन वाई, तो एक्स लेस देन वाई तो एक्स यहाँ पे आएगा, वाई यहाँ पे आएगा। अब क्या हो गया, एक्स मोर देन वाई हो गया तो एक्स लार्जर हो गया, तो वहाँ एक्स चला जाएगा, तो एक्स वाई को इंटरचेंज कर दो। अब नाउ द क्वेश्चन इज, क्या दोनों सेम है, यस और नो? नो। नो, ओके, दैट्स वाई सी ऑप्शन ही यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है। देखिए एक बार फिर से देख लो सब लोग, क्या है दोनों, अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं, y की वैल्यू 2 रख दूं, तो आंसर जो आएगी, फिर उल्टा कर दे, क्या सेम आंसर रहेगा दोनों केस में? सेम तो नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि एक में 1 माइनस है, सेम तो नहीं है दोनों, दिस टू आर डिफरेंट नंबर्स, है ना। तो इसीलिए तो उसने ये कंडीशन नहीं दिया, इसलिए गलत है, क्योंकि इस केस के लिए अलग फॉर्मूला है, तो जो उसने जो लिखा है ऑप्शन में वो ये लिखा है, लेकिन ये तब है जब ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो नहीं होगा, तो उसने तो ऐसा कहा नहीं है ना। सो दैट्स वाई ये जो क्वेश्चन है कोवेरियंस एफ एन एक्स एफ एन वाई, एफ एन जो मैं एफ एन लिखा हूँ वो इसने एस एन लिखा है, तो दिस इज, तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉब्लम किया है। ये सही तब होता, ट्रू होता जब कहता है एक्स लेस देन वाई है, तब ये ऑप्शन ट्रू होता, तो यही फॉल्स स्टेटमेंट है। अच्छा, ये भी एक थ्योरम है, ये इसी बुक में है आगे, या थ्योरम है, तो ये ट्रू है। देखिए इसमें कि ये इसी का एक्सटेंशन है, इसका स्क्वायर कीजिए, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, सेंट्रल काई स्क्वायर विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका प्रूफ भी है, ये ट्रू स्टेट, ये थ्योरम है अगेन। वाई एन लिया है, सो एस एन माइनस एफ एन का होल स्क्वायर। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है ना, 4n से डिवाइड किया है ना यहाँ पे, तो 4n से डिवाइड किया तो क्या डिफरेंस आएगा, 4n टाइम yn में, कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू सेंट्रल काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, काई स्क्वायर विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका प्रूफ है, अभी मैं भेज दूंगा, प्रूफ है, ये थ्योरम ही है, ये हर जगह मिल जाता है, मतलब कहीं भी नॉन पैरामीट्रिक की बुक में देखोगे ईडीएफ वाले में मिल जाएगा ये। तो मैं लिखा देता हूँ, ये ट्रू स्टेटमेंट है ना, क्योंकि फॉल्स तो एक ही होगा, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब इसका प्रूफ क्या होगा ये देखते हैं। क्योंकि यहाँ सुप्रीम लगा दिया ना, मैक्सिमम कर दिया, सो x इंटू 1 माइनस एक्स, देखो मैं ये कह रहा हूं कि हमने क्या पढ़े अभी कि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन रूट अंडर into root under, so this converges in distribution to normal 0 fx into 1 minus fx, यही आया था अभी सेंटलमेंट थ्योरम यूज करके। एंड इसको अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, या बेटर है इसको तुम यहाँ पे 1 करेंगे, तो यहाँ पे हमें ये सिंपल वे में नहीं आएगा, इसका प्रूफ है, लिखना पड़ेगा। तो अगर स्क्वायर अभी करेंगे तो क्या होगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक और टर्म आगे सुप्रीमम लगाया है ना, यहाँ पे सुप्रीमम लगा रखा है, देखो ये ऐसे ऑर्डिनरी सुप्रीमम टर्म लगा रखा है, वाई एन सुप्रीमम ऑफ एस एन एक्स माइनस एफ एक्स होल स्क्वायर वेर एक्स बिलोंग्स टू आर, उस पर सुप्रीमम वैल्यू है, एंड देन वाई एन वाई 4n वाई एन कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू सेंट्रल काई स्क्वायर विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसका जनरल स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, देखता हूँ जनरल लिखाता हूँ।
तो अभी ये तो ट्रू है, ये इसका प्रूफ भी भेज दूंगा अभी। आई थिंक इसके एक साइज में है ये, है ना, इसी बुक के ये क्वेश्चन। अरे इसका तो यहीं खत्म हो गया ये। तो अभी के तो लिख लो ऐसे ही एज अ थ्योरम, इसका मैं भेजता हूँ जनरल स्टेटमेंट्स का, देखना पड़ेगा अभी। गिलीमैन कैंटिलीवर लिखा दिया। सो आगे जो है, ये जो मैं कह रहा था ना, ये जो है, ये जो बी है, ये है, इसका नाम है डी मोएवर्स लाप्लास थ्योरम। एग्जैक्टली ये सेम स्टेटमेंट जो लिखा है ना बी ऑप्शन, ये मैं जो बुक अभी देख रहा हूँ इसका हेडिंग है, मेरे पास 2-3 बुक है देखो। सो अभी जो एक तो बुक मैंने बताया आपको वो वाला गिबॉन्सन चक्रवर्ती वाला, एक तो था वो जो बुक है, एग्जैक्ट हेडिंग क्या है मैं बता देता हूँ। एक है नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस बाय जे डी गिबॉन्स, है ना, एंड दूसरा है, एंड साथ में एस चक्रवर्ती, 2 ऑथर है एस चक्रवर्ती। ठीक है, एक तो ये है, और दूसरा जो बुक अभी मैं देख रहा हूँ वो वाला है नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक थ्योरी एंड मेथड। ये सब गूगल करने पे मिल जाएगा। इसका ऑथर है देश पांडे एंड निम्बालकर, ईसा देवान। ओह तो आई थिंक देश पांडे सर वहाँ थे पुणे यूनिवर्सिटी में, नहीं अभी मैं पुणे गया था ना कुछ दिन पहले मिला था, और ईसा देवान ISI दिल्ली में है। तो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, है ना, स्टैटिस्टिक्स थ्योरी एंड मेथड, इसके जो ऑथर है वही जे वी देश पांडे, दूसरा है UN निम्बालकर, एंड तीसरा ईसा देवान। तो जो इन लोगों से अभी मिला हूँ, ईसा देवान मैम से मैं मिला था अभी, मैं लास्ट टाइम गया था मणिपाल कॉन्फ्रेंस में लास्ट दिसंबर में, तो वहाँ मिला था। तो ईसा देवान, वहाँ का तो वीडियो भी पड़ा हुआ है, प्रेजेंटेशन का होगा उस पर, है ना। उनका एक स्टूडेंट है, ईसा देवान मैम का ही स्टूडेंट है, वो क्या नाम है उनका, सुधीश कुमार चक्रवर्ती, जो ISI दिल्ली में है। मैं उनका नाम अक्सर लेता रहता हूँ, सुधीर, इनका ही स्टूडेंट है ईसा देवान मैम का। उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो कोचीन है वहाँ से PhD करके वो ISI चेन्नई में प्रोफेसर हैं, और साथ में वो IIT तिरुपति में भी प्रोफेसर हैं, सुधीश कुमार कटुमनिल, तुम गूगल करोगे मिल जाएगा, ठीक है।
और ये वो जो बुक है फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी बाय SM रॉस, उसके को ऑथर भी हैं, अभी जो न्यू एडिशन आया उसके वो को ऑथर हैं सुदेश कुमार कटुमनिल। एनीवे तो तो मैं इसमें जो है ना ये थ्योरम डायरेक्ट लिखा हुआ है, जो ऑप्शंस है ना ये डायरेक्ट ये थ्योरम है, उसका नाम उन्होंने दिया है, 7th का ऑप्शन था ना ये वाला। तो ये जो है इसका डायरेक्ट थ्योरम इन्होंने दे रखा है इसमें इस वाले बुक में। चैप्टर नंबर 3 है इस बुक में, इस सेकेंड वाला बुक जो लिखा है ना उसमें चैप्टर नंबर 3 है। और चैप्टर नंबर 3 का नाम ही एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, पूरा चैप्टर ही यही है। तो ग्लिवेनको कैंटिली लेमा बता ही दिया, डायरेक्टली वही स्टेटमेंट है। एंड दूसरा ये जो मैं लिख रहा था ना, ये जो है क्या स्टेटमेंट यही सेम ही है ना कि x1 x2 xn इट इज IID रैंडम वेरिएबल विद CDF f। तो पहला fnx एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो पहला जो कि मैं लिखा वो रिपीट ही कर रहा हूँ, ग्लिवेनको कैंटिली थ्योरम, तो मैं उस फॉर्म में जिसमें लिखा इन्होंने। सो ये जो था रिपीट कर रहा हूँ जस्ट, तो जो इनका स्टेटमेंट है कि प्रोबेबिलिटी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ओवर x बिलोंग्स टू R मॉड ऑफ fnx माइनस fx, दिस वैल्यू इज 0 विथ प्रोबेबिलिटी 1। इसी को मैं दूसरा तरीके से वहां लिखा था कि दिस वैल्यू कन्वर्जेस इन ऑलमोस्ट श्योरली टू 0, उसी का डेफिनेशन लिखा है ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस का, है ना, ये ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस का ही तो डेफिनेशन है, दैट इज वही चीज़ है कि सुप्रीमम वैल्यू x बिलोंग्स टू R मॉड fnx माइनस fx कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0, इसी का डेफिनेशन है। ये तो हो गया। इसी का दूसरा पार्ट जो लिख रहा हूं मैं, इसका नाम इन्होंने दिया है डी मोएवर लाप्लास थ्योरम। ये गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, मैं बुक से ही लिख के देख रहा हूं, तुम भी देख सकते हो। VRE लाप्लास थ्योरम। अच्छा, फ्रॉम दिस फॉलोज, तो मैं इस थ्योरम से डायरेक्टली आ जाता है दिस राइटिंग, तो मैं क्या ही लिखूं, रहने दो, सीधा सीधा सेकेंड पार्ट लिख लो, उससे ही आ जाएगा ना। ये लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे जो है के हेल्प से यू विल हैव, इन्होंने डायरेक्टली वही स्टेटमेंट लिखा है। अगर मैं रूट एन कॉमन ले लूँ तो इन्होंने लिखा है fnx माइनस fx और अपॉन में इंटू रूट एन और रूट में fnx इंटू 1 माइनस fnx, दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, ठीक है, वही स्टेटमेंट है। सो यही दोनों स्टेटमेंट जो है ना वो दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है उस क्वेश्चन का, जो 7th क्वेश्चन था हमारा। सर डिनोमिनेटर में शायद सर fx होगा। नहीं नहीं, fnx है, fx होगा तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम हो जाएगा वो, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम नहीं है, मतलब वो बाद में आ जाता है प्रूफ उससे, ये अलग है, ये fnx है, मैं fnx बोल रहा हूँ इंटेंशनली, है ना। जिनको देखना हो पेज नंबर 42 इस बुक में है। बट सर लिमिट लगाना होगा ना। हाँ, लिमिट नहीं लगाया, लगाया ना कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो हो गया ना, एज n टेंस टू इन्फिनिटी, जी लिमिट लगाया ना। ये लगाने का क्या मतलब है, डेफिनेशन पता है ना आपको इसका, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन क्या है। यस सर, fnx लिमिटिंग। तो लिमिट लगाते हैं, वही तो कह रहे हैं हम, तो इसका जो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये हो जाएगा, तो वो लिमिट तो उसी डेफिनेशन में आ जाएगा ना। आप इसी को दूसरे तरीके से लिखेंगे तो वही जो आप कह रहे हैं वो सेम ही चीज़ है ना, ये लिखना है सेम ही है,
ये लिखना, दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन में कैसे लिखा है इन्होंने, यही है ना, यही चीज़ है, लिमिट प्रोबेबिलिटी दिस को टी है, मान लो टी कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू जेड, तो डेफिनेशन क्या कहता है कि CDF ऑफ दिस टी, मैं जस्ट डेफिनेशन लिख रहा हूं कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये कहता है कि दिस माइनस दिस अपॉन, यहां fnx है, ठीक है ना, fx होगा तब भी ये रिजल्ट ट्रू है, यहां fn की जगह fx है तब भी ये रिजल्ट ट्रू है, तो वो रिजल्ट डायरेक्टली सेंट्रल लिमिट थ्योरम से आ जाएगा, ये डायरेक्टली नहीं आ रहा, पहले इसका लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकल रहा है, बाद में उस पे जा रहा है, ये चीज है, दोनों रिजल्ट ओके है, ठीक है ना। बाकी रेफरेंस के लिए मैं कह रहा हूं जिनको देखना है तो जो सेकंड बुक का मैंने नाम लिखा है गूगल पे टाइप करो, PDF आ जाएगा, पेज नंबर 42 के बॉटम में है, ये जो पहला स्टेटमेंट है 42 पेज के टॉप पे है, दूसरा स्टेटमेंट पेज 42 के बॉटम में है इस बुक में, ठीक है। तो FN के साथ भी है, FX यहाँ F लिखेंगे तब भी है, FN के लिए भी दोनों रिजल्ट है। लेस देन इक्वल टू टी, तो ये CDF हो गया इसका, ये हो जाएगा फाई ऑफ टी, अब ऐसा कह सकते हैं, है ना, फाई क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल का CDF, तो ये चीज़ है, देखिए ये दोनों पेज 42 पे ही लिखा हुआ है उसी बुक में, सेकंड वाली बुक में, ये जो सेकंड वाली बुक है, रूट एन होगा सर शायद, कहाँ पे, हाँ रूट एन ऊपर छूट, में। जी 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 रूट एन छूट गया, हाँ रूट छूट गया ना, ठीक है, चेक कर लीजिए। बाकी ये तो ओके है, ये जो मैंने यहाँ लिख रखा है हमने, ये भी ओके है, ये तो डायरेक्टली सेंट्रल लिमिट थ्योरम से आ जाता है, जो हमने लिखा ना, तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम डायरेक्टली आ जाएगा, ये है जो कि हमने यहाँ पहले भी लिख रखा है यहाँ पे, ये तो ये fx के लिए ओके है, तो ये दूसरा थ्योरम जो हमने लिखा है fn के लिए भी ठीक है, fx के लिए भी ठीक है, दोनों के लिए ओके है। बाकी उसके लिए प्रूफ देख सकते हैं, क्योंकि प्रूफ यहाँ पे डिस्कस करूंगा नहीं, मतलब प्रूफ कई बार लेंदी होते हैं और थ्योरेटिकल होते हैं, तो काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा समझने के लिए। एनीवे बाकी रह गया अगला थ्योरम, मैं बता रहा था कैसे आएगा, तो नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। इन्होंने एमएल भी निकाल रखा, उसकी ज़रूरत तो नहीं है। चलो अभी के लिए थ्योरम लिख लो। तो थ्योरम क्या कहता है, देखो अभी के लिए बस मैं स्टेटमेंट लिखा देता हूँ, प्रूफ हम बाकी बुक में देख लेना, या और उसका जनरल स्टेटमेंट देखते हैं क्या आएगा। तो ये क्या था, मैं जो तीसरा बताना चाह रहा हूँ, थर्ड पार्ट जो है, मान लीजिए इसका नाम रखा है yn, है ना, yn है सुप्रीमम ऑफ fnx माइनस fx इसका स्क्वायर, तो मॉड लगाओ या नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर में तो मॉड हट जाता है। अगर yn ये है सुप्रीमम ऑफ fnx माइनस fx होल स्क्वायर, देन ये थ्योरम कहता है 4n yn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू काई स्क्वायर 2, है ना। बाकी इसका प्रूफ देखना पड़ेगा, ये थ्योरम है, प्रूफ मैं भेज दूंगा अभी, है ना, ग्रुप में फोटो लेके। सो 4n yn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू काई स्क्वायर 2, क्योंकि हमें मेनली रिजल्ट याद रखने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में प्रूफ करना इज नॉट अ वाइज डिसीजन, क्योंकि इतना जल्दी प्रूफ कर नहीं पाओगे नई चीज़ें एग्जाम में, उसके लिए टाइम लगेगा, है ना। तो स्पेशली है ना, कोई बहुत स्टैंडर्ड थ्योरम नहीं थ्योरम है, तो ये आ जाएगा, ये एक थ्योरम है, और इस तरह के थ्योरम्स तो और भी हैं, लेकिन क्वेश्चंस देखते हैं एक दो और, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इसमें। और एक तो ये थ्योरम था, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टेटमेंट ट्रू है, गिलवेंको-कैंटली थ्योरम, ये वो जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम से ही आगे जाके एक्सटेंड हो जाएगा, इसमें FN होता है, तो इसकी लिमिटिंग लेके आ जाएगा वो थ्योरम। ये गलत था क्योंकि x लेस देन y नहीं था, अगर x लेस देन y लिखा होता तो ये भी ट्रू होता, तो ये फॉल्स है क्योंकि x लेस देन y नहीं लिखा है, ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि थ्योरम था, C इज द फॉल्स स्टेटमेंट।
ये देखो ये क्या है, ये भी अच्छा, ये कोलमोग्रोव स्मिर्नो गुडनेस ऑफ फीट टेस्ट स्टैटिस्टिक उसका है। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी एन इज सेम फॉर ऑल कॉन्टिन्यूस अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स। हाँ ये तो था ना। एंड डी एन कन्वर्स टू ऑलमोस्ट ओल्डली, ठीक है अभी आते हैं कोलमोग्रोव स्मिर्नो में, तो थ्योरम से हो जाएगा। और है इसका एम्पेरिकल का, ये क्वेश्चन करो अभी के बाद, यहीं स्टॉप करूंगा आज, फिर आगे अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी ये क्वेश्चन कर लो अभी के लिए, और फिर हम अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये आसान क्वेश्चन आप ये देखिए, ये कह रहा है कि x1 x2 x8 है ना, बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विथ पीडीएफ दिस है ना। तो इसका अगर आप CDF निकाल, जरूरत पड़ेगी CDF की, देखते हैं, वरना मैं तो CDF की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक है निकाल लेते हैं। CDF क्या होगा, x/8 का डिस्ट्रीब्यूशन 0 से x में, तो 0 से x में करेंगे तो x² 16 आ जाएगा है ना। तो ये आ जाएगा इसका CDF, x जब 0 से 4 में है उसके लिए। ओके देखो आगे, यही आना है। कुछ कह रहा है f8x be the empirical distribution function of sample alpha is the variance of f8 at 2। अच्छा तो देखो ये क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास एस्टिमेट f8x है, अल्फा है वेरिएंस ऑफ f8 2 का, तो 2 चलो हटाओ, पहले x रखते हैं, अभी x को 2 बाद में रख देंगे। सो fnx, n को भी है ना, ये पहले लिख लो क्या है। सो fnx, इसका फॉर्मूला आपको याद है क्या था, बताइए कोई। fnx का वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, पुट कर लीजिए, आसान है ना, कुछ है नहीं। क्या था ये, 1/n हाँ fx इंटू 1 माइनस और एफ minus एक्स, fx। यही था। अब हमें इसने बता रखा है कि n को आप 8 रखो और x को 2 रखो, है ना। तो इसमें आप n को 8 रखिए और x को 2 रखिए। 128 आ रहा है। अच्छा आ गया, ठीक है। सो 1/n तो 8 ही है सैंपल साइज, n को 8 रखना है, और f2 1 माइनस f2, इसने खुद ही कहा है कि x को आप 2 रखो और n को 8 रखो, ये क्वेश्चन बोल रखा है ना, क्यों f8 2 है ना वेरिएंस ऑफ, तो ये आ गया। और f2 क्या आएगा, यहाँ से fx मैंने अभी निकाल लिया है, तो fx CDF निकाल लिए, PDF था तो PDF से CDF आ गया, पुट कर लीजिए। तो यहाँ से 1/8 f2 की वैल्यू होगी 4/16 एंड 1 माइनस f2 1/4/16, यही है, पुट कर लीजिए। तो कितना आया, 1/128, ये कितना आता है 3/128। और आपसे यही पूछ लिया है कि 128 अल्फा बताओ, तो आ गया आंसर। सो 128 अल्फा इज इक्वल टू 3, दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जिनको डाउट है बताइए। तो सिंपल वेरिएंस ऑफ EDF एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे ये क्वेश्चन था। ओके तो अभी हमने आज बेसिक EDF क्या होता है उसके कुछ प्रॉपर्टीज देखे हैं, 2 क्वेश्चन किया है, बाकी अगले क्लास में कल इसी को कंटिन्यू करेंगे, अब यही टाइम रहेगा, ठीक है, एक सप्ताह में खत्म हो जाएगा ये। तो बाकी भी डाउट क्लास कंटिन्यू करेंगे, तो बाकी लोग जा सकते हैं। थैंक यू।